नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है किराता जूर्नियम। किराता जूर्नियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो किराता जूर्नियम पुस्तक के लेखक हैं महर्षि कालिदास। रचनाकार की बात किया जाए, इनके रचनाकार की बात किया जाए तो भारवी, महाकवि एक भारवी हैं जो इनका रचनाकार हैं। लेकिन अगर बात किया जाए पुस्तक के लेखक के, तो इसका आंसर होगा कालिदास। ये जो किराता जूर्नियम है, जो शिव और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप होता है महाभारत युद्ध के समय, उसी पे आधारित है। इससे प्रभावित होकर शिव जो हैं अर्जुन को एक अस्त्र दिए थे। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमान। तो विमान, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। मंदिर के जो गर्भगृह होते हैं, उसी के ऊपर एक सीढ़ीनुमा मीनार होता है, इसी को विमान कहा जाता है। और ये द्रविड़ शैली में ही, ये जो होता है वास्तुकला, वो द्रविड़ शैली में ही देखने को मिलता है। जैसे तंजावुर और बृहदेश्वर का मंदिर जो है, वो भी इसी शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में। इसके लिए वो विख्यात है। आगे नेक्स्ट, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए, रथ मंदिर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जो जैन मंदिर है, कहाँ स्थित है? तो स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू। माउंट आबू, राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू। माउंट आबू, यहीं स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो एक हिल स्टेशन है। ये माउंट आबू हिल स्टेशन है, इसी पे यहाँ पे निर्मित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये चालुक्यों द्वारा बनवाया गया था। ये माउंट आबू कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो क्रम के अनुसार, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे मगध के वंश जो क्रमानुसार है, उसका एक ट्रिक है हसीन, हसीन, मासुक, सात। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग, न से नंद, माँ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कन्नव और सात से सातवाहन वंश। ए मगध के वंशों का क्रम है। तो इसमें हम लोग मिलाएंगे। सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हर्यक वंश, यानी पहले 4, पहले हर्यक वंश। दूसरा हो जाएगा शिशुनाग वंश, यानी 4 और 2, 4 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। 4 2 1 और 3। नेक्स्ट, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। क्या हुआ था कि फतेहपुर सीकरी में काफ़ी पानी की कमी हो गया था। उसके बाद तुरंत ही इसका राजधानी को आगरा में शिफ्ट कर दिया गया था, और दूसरी राजधानी फिर फतेहपुर सीकरी था। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल था, वो इसका डिजाइनर थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। ये जो फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस थे, यही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको CST भी शॉर्ट में बोला जाता है, और ये मुंबई में है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है।
वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें भी इसको रखा गया है CST को। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के गया जिले में, बिहार के गया जिले में अभ्रक के भंडार पाया जाता है। अभ्रक बात किया जाए, अभ्रक मिलता कौन से चट्टान में है? तो आग्नेय चट्टान और कार्यांतरित चट्टान, आग्नेय और कार्यांतरित, ये दोनों में अभ्रक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भारत के बात किया जाए तो भारत अभ्रक के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अभ्रक के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। अयस्क, अयस्क कौन से अयस्क से निकाला जाता है अभ्रक? तो फीमाटाइट, फीमाटाइट, फीमाटाइट अयस्क से निकाला जाता है अभ्रक। जो बिहार के भी थोड़ा सा बिहार में भी बात कर लेते हैं। तो बिहार जो है, जो भारत जितना भी उत्पादन करता है उसमें 22% सिर्फ भारत का उत्पादन का 22% सिर्फ बिहार अकेले उत्पन्न करता है ये अभ्रक। और भी राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, सभी ये सब सभी राज्य हैं जो अभ्रक का उत्पादन करते हैं, अभ्रक का उत्पादन करते हैं। और इसका उपयोग कहाँ होता है भाई? तो इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभ्रक का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होती है? तो सोन और गंगा का संगम होता है तो बिहार के पटना में होता है, बिहार के पटना में होता है। सोन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो सोन जो है MP के अमरकंटक, MP के अमरकंटक से निकलती है और झारखंड से UP होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है और बिहार में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिण से सब मिलने वाली सबसे बड़ी जो नदियां हैं यमुना, उसके बाद सेकेंड पे दक्षिण से गंगा में ही मिलती है सोन नदी, सोन नदी मिलती है। गंगा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गंगा जो निकलती है जो गोमुख से, गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड में है, यही से निकलती है गंगा। और बिहार में बक्सर के पास एक चौसा गांव है, तो बक्सर के पास एक चौसा गांव है, वही बिहार में ही प्रवेश करती है गंगा नदी। नेक्स्ट, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील, कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है। रामसर स्थल, जो रामसर है, जो एक जगह ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि को बचाने के लिए। आर्द्र भूमि को जो जैव विविधता को रखे हुए रहता है, आर्द्र भूमि है, इसमें काफ़ी जैव विविधताएँ पाई जाती है और इसे बचाने के लिए ईरान के रामसर नामक शहर जो एक है, वहाँ एक सम्मेलन हुआ था, इसीलिए रामसर सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। इसी के तहत 2020 में जब कोरोना समय था, उसी समय कांवर झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल है जो बिहार के गया जिला में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये बिहार के गया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ब्रह्मयोनी हिल के बारे में। गया के चारों ओर बहुत सारा जो छोटा छोटा पहाड़ है, उसी में से एक है ब्रह्मयोनी हिल। ये बहुत सारा जो पहाड़ियाँ हैं, जो समृद्ध पौराणिक इतिहास सब अपने आप में रखे हुए हैं। और गया का इसे और पहाड़ी का हम लोग बात करें तो रामशिला, प्रेमशिला, ब्रह्मयोनी, इन सब पहाड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है गया में। गया में ही नहीं, ये अपने धार्मिक मान्यताओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्रह्मयोनी और जो मैत्रेयनी है, इसका दो बहुत ज़्यादा प्राचीन जो
दो गुफाएं हैं, और वही गुफा में जैसे ब्रह्मा योनि और मैत्रेयनी दो गो प्राचीन गुफा है, और यही गुफा में एक अष्ट देवी भुजा के एक मंदिर है। अष्ट देवी भुजा का जो मंदिर है ये यहीं स्थित है। कहाँ? तो ब्रह्म योनि हिल में ही स्थित है। माना जाता है ना कि गंगा के किनारे जो फल्गु नदी प्रवाहित होती है फल्गु, वो पहले ब्रह्म योनि हिल के ऊपर से प्रवाहित होती थी। धार्मिक मान्यताओं में, हिंदू धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि जो फल्गु नदी है जो ब्रह्म योनि हिल के ऊपर से प्रवाहित होती थी, और इनको सीता माता इनको श्राप दे दिए थे। तो सीता माता जब इसको श्राप दे दिए तो ये अब इनमें पानी, सालों भर पानी नहीं रहता है, इनके सीता माता के श्राप के कारण। ये धार्मिक मान्यताओं में माना जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जूट की खेती के लिए इसको मजबूर किया जाता था। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर जूट का एक अन्य नाम। नेक्स्ट, बार्डून सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। तो बार्डून सम्मेलन में क्या हुआ था, उसका रिजल्ट क्या आया था? तो उसके बाद क्या हुआ था कि इंडोनेशिया चीन संबंध बहुत मजबूत हो गया था। इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया सभी मिल के एक सम्मेलन किए थे बार्डुंग में। बार्डुंग एक जगह है यहाँ इंडोनेशिया में बार्डुंग एक जगह है, यहीं एक सम्मेलन हुआ था कि जो पश्चिम का प्रभुत्व है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, उसका प्रभुत्व को सीमित करने के लिए फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब जो यूरोपियन कंट्री था उस सब का प्रभुत्व काफ़ी ज़्यादा था। उसी को सीमित करने के लिए बार्डुंग सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में। इसमें रिजल्ट क्या आया था? तो इंडोनेशियंस और चीन का संबंध बहुत मजबूत हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? तो राज्य का शासक भी था, यह था स्वाति तिरुनल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट, पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो पेशवा का पद जो है 8 मंत्रियों का एक समूह होता था। 8 मंत्रियों का एक समूह होता था जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो अष्ट प्रधान का जो प्रधान होता था वही पेशवा कहलाता था। ये पेशवा कहलाता था। इसी को क्या किए थे कि बाजीराव के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव के शासनकाल में अंग्रेज इसका समाप्त कर दिया था। इसके पद को, पेशवा के पद को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। किसके शासनकाल में? बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। महासंघ का विचार सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम नहीं, मालूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में महासंघ का विचार था, इसी में आया था नेहरू रिपोर्ट 1928 वाला में। नेक्स्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, एक क्या था? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था विनियमन अधिनियम, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट था ये। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसके तहत क्या हुआ था कि कंपनी के जो राजनीतिक मामला था, इसके लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था। रेगुलेटिंग के तहत
कंपनी के जो राजनीतिक मामला था इसके लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था और द्वैध शासन भी प्रारंभ हुआ था। इसी के तहत द्वैध शासन भी प्रारंभ हुआ था। द्वैध शासन के जनक की बात किया जाए, द्वैध शासन के जनक, तो द्वैध शासन के जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। लियो कार्टिस द्वैध शासन के जनक। भारत में सबसे पहले द्वैध शासन जो था, जो बंगाल में 1765 में लगा था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव यहाँ द्वैध शासन लगाया था बंगाल में। जो भारत में सबसे पहले यही माना जाता है, बंगाल में 1765 में कौन लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव लगाया था। द्वैध शासन के जनक तो लियो कार्टिस। ठीक, ओके। नेक्स्ट, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? दिल्ली जो शहर बसाया गया है उसका पूरा का वास्तुकार माना जाता है सर एडवर्ड लुटियंस को ही माना जाता है। यही एक सिस्टम के तहत इसे बसाए थे। कौन? सर एडवर्ड लुटियंस। और जैसे इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, सभी का बात किया जाए तो सभी का आंसर होगा सर एडवर्ड लुटियंस। सभी का वास्तुकार यही थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? तो विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है। एलोरा की गुफा है, काशी विश्वनाथ मंदिर, तो काशी विश्वनाथ मंदिर इसमें हो जाएगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। एलोरा की गुफा तो है, 1983 में ही शामिल कर लिया गया था यूनेस्को में, और कुतुब मीनार इसके 10 साल बाद 1993 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त मतलब गर्म स्थान कौन सा है? तो जो प्रेजेंट में माना जाता है कि अल अजीजिया लीबिया में एक जगह है। अफ्रीका महादेश का लीबिया जो देश है वहाँ एक जगह है अल अजीजिया। यहाँ क्या हुआ था ना कि 1922 में 57 से 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। इसके पहले जो डेथ वैली कैलिफोर्निया में है इसका रिकॉर्ड था 1912 ईस्वी का। 1912 ईस्वी में यहाँ 55 से 56 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। तो अभी रिकॉर्ड है अल अजीजिया लीबिया का 57 से 58 डिग्री 1922 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? कोई भी खनिज निक्षेप कहाँ नहीं है? तो ये स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। यहाँ पर्वत हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, झील हो गया, बहुत हरियाली भी यहाँ है और ऊंचा ऊंचा गगनचुंबी इमारत भी है। बहुत सुंदर देश है। यहाँ बहुत सारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, बहुत सारा मुख्यालय यहाँ पे है, बहुत सारा संगठन का मुख्यालय यहाँ पे है, सब स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के इकोनॉमी का मेन जरिया ही है टूरिस्ट। बहुत सुंदर लोकेशन है यहाँ का प्रति व्यक्ति आय काफ़ी उच्च है और सभी के कारण है यहाँ का प्राकृतिक बनावट। नेक्स्ट, 23 नंबर में हम लोग देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो शैवालों तथा काई से बने होते हैं, तो इसका 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा वन। ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा वन। नेक्स्ट, ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो ज्वारीय वन को कहा जाता है मैंग्रोव वन। ज्वारीय वन को कहा जाता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन है जो काफ़ी नमकीन पानी जो समुद्र का होता है इसमें भी सरवाइव कर सकता है। कौन? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन है जो ये पौधा जो है एस्चुअरी, डेल्टा, खाड़ी, द्वीप, ये सब जगह में पाई जाती है जो
किससे जुड़ा हुआ हो, समुद्र से जुड़ा हुआ हो, यही पाई जाती है ये ज्वारीय वन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार का क्या प्रतिशत है? तो उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार का प्रतिशत के बात किया जाए तो 7% है। 7% है। से होता क्या है कि उष्णकटिबंधीय वन जो है ना कि यहाँ तापमान और आर्द्रता दोनों काफ़ी उच्च होता है। तापमान और आर्द्रता यहाँ काफ़ी उच्च होता है। वर्षा यहाँ होता है 200 सेंटीमीटर। यहाँ का औसत वर्षा है 200 सेंटीमीटर, यहाँ का औसत वर्षा। नेक्स्ट में 25 नंबर में चलते हम लोग। 26 में 26 में कहता है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले हैं इधर उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है ना, यहाँ सबसे अधिक जिले हैं। उत्तर पश्चिम किधर है? जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार है तो इधर उत्तर पश्चिम के तरफ पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इसके नीचे इधर आ जाए, इधर ये वाला रीजन है, सारण, सिवान, गोपालगंज, इधर वाला, इधर सबसे अधिक जिले हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसको भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं श्रिम्प का मतलब क्या होता है। श्रिम्प का मतलब होता है झींगा मछली। श्रिम्प का मतलब होता है झींगा मछली। तो श्रिम्प की राजधानी कहा जाता है नेल्लूर को। नेल्लूर आंध्र प्रदेश में जगह है। आंध्र प्रदेश में पेन्ना एक नदी बहती है, पेन्ना। तो यही पेन्ना नदी के किनारे ये झींगा मछली का बहुत बड़ा उत्पादन यहाँ पे होता है। ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पे भी बहुत बड़ा उत्पादन होता है और कृत्रिम रूप से भी, इसलिए भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है नेल्लोर को। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो इस अपनाया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। और अगर ग्रीनविच समय से बात किया जाए, ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच। यही ग्रीनविच से पूरे संसार के समय निर्धारित यहीं से होता है और यहीं से हम लोग 5.5 घंटा ग्रीनविच से हम लोग का समय आगे है। अगर यहाँ दिन के अगर 12 बजा है दोपहर को इंग्लैंड के ग्रीनविच में, तो हम लोग के यहाँ बजेगा 12:05, मतलब कि 5 बज के मतलब 5:30 बज जाएगा। कितना बजेगा यहाँ? 5:30 भारत में, शाम का 5:30 बजेगा। तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। थोड़ा सा और यहाँ देख ही लेते हैं कि 82.5 डिग्री देशांतर भारत के कहाँ से गुजरता है। तो भारत में इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी या मिर्ज़ापुर। ऑप्शन में जो भी रहे दोनों में से एक ही रहेगा, नैनी रहेगा या मिर्ज़ापुर रहेगा। नैनी या मिर्ज़ापुर, तो ही नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरती है मानक समय। नेक्स्ट, भारतीय तट रेखा की लंबाई है कितनी? भारतीय तट रेखा की लंबाई हो जाती है, यहाँ पे लगभग कह रहा है तो लगभग में हो जाएगा 7500 किलोमीटर, लेकिन रियल में हो जाता है 7516 किलोमीटर टोटल तट। जैसे अगर नीचे जो ये इंडिया का जो दक्षिण का ये जो पठारी जो क्षेत्र है, ये वाला इधर, ये जो है यही जो समुद्र तट के ये सब बीच में है, समुद्र तट से लगा हुआ है, सॉरी। तो इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और यहाँ पे हिंद महासागर। तो ये जो तट है तो मुख्य भूमि जो है
इंडिया का मुख्य भूमि का ये जो तट है इसका लंबाई है 6100 किलोमीटर। इसका लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इधर का अंडमान निकोबार आइलैंड मिला दिया जाए, लक्षद्वीप मिला दिया जाए, इस सब के मिला दिया जाए, इस सब के भी तट को, तब आ जाता है 7516 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई। नेक्स्ट, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। कहाँ है भाई? तो सबसे विशालता समुद्र तट है यहाँ तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में 13 किलोमीटर के लगातार 13 किलोमीटर का यहाँ पे जो समुद्र तट है, बंगाल की खाड़ी वाला जो यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ पे, उसका जो यहाँ पे तट है, इसको कोरोमंडल तट भी बोला जाता है। यही सबसे लंबा विशालतम समुद्र तट है तमिलनाडु के पास, 13 किलोमीटर का। एक यहाँ पे ये नहीं सोचेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 13 किलोमीटर होगा। एक जैसे लगातार एक जगह पे जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पे आते हैं, मतलब लगातार एक जगह पे वहाँ पे ऐसा टूरिस्ट क्षेत्र लगातार 13 किलोमीटर का बनाया गया वहाँ पे टूरिस्ट क्षेत्र। और काफ़ी वहाँ का जो राजस्व है वो टूरिस्ट से वहाँ पे आता है तमिलनाडु का वहाँ पे। नेक्स्ट, चुम्बी घाटी किस राज्य में स्थित है? चुम्बी घाटी यहाँ है सिक्किम में। चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट 32 नंबर में आते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है यहाँ कोयला क्षेत्र से। किससे? कोयला क्षेत्र से। जो ये रानीगंज है ये दामोदर घाटी में स्थित है। दामोदर घाटी, दामोदर नदी के जो घाटी है यह स्थित है रानीगंज। देश का 35% कोयला यहीं से आता है, रानीगंज से। इंडिया का 35% कोयला अकेले रानीगंज उत्पादन करता है। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो सबसे पहले हजारीबाग से शुरू करते हैं हम लोग। तो हजारीबाग में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो हजारीबाग में सबसे ज़्यादा होता है अभ्रक। अच्छा, नेवेली में सबसे ज़्यादा होता है यहाँ कोयला, भूरा कोयला सबसे ज़्यादा नेवेली में ही होता है। झरिया तो कोयला के लिए फेमस है ही। राउरकेला जो उड़ीसा वाला है लोहा के लिए फेमस है। तो इसमें मिला लेते हैं हम लोग। फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी। फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी। अच्छा, बी में जा रहा है। 3 का ए है, 3 का ए सही है, और 4 का बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। 34, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तीस्ता और दिहांग के नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? इसके लिए थोड़ा सा हम लोग विस्तृत में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हिमालय का ये भारत के उत्तर में जो हिमालय है उसका ये भाग है, और इधर से नदियाँ आ रही हैं। ये मान लीजिए सिंधु रिवर है, ये सिंधु नदी है, SIN सिंधु है। ये मान लीजिए कि सतलज है। इधर काली मान लीजिए, काली। यहाँ पे तीस्ता, इधर ब्रह्मपुत्र, जहाँ से ऐसे करके ब्रह्मपुत्र इधर आके ऐसे करके हो जाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र ये है। तो यहाँ पे सिंधु और सतलज के जो बीच है इस क्षेत्र को बोलते हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय, और सतलज और काली के बीच के बोलते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच के बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय,
और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास में ऐसे के जो मिल ऐसे के जो घुल जाती है इधर, तो यहाँ तक के क्षेत्र को बोला जाता है असम हिमालय। असम हिमालय, इसी को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, 4 हिमालय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग। तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो तीस्ता देखिए कहाँ है, तीस्ता, और दिहांग घाटी इसी को बोलते हैं जहाँ से मूर्ति है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच को क्या चीज़ बोलेंगे? तो असम हिमालय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, दिहांग घाटी यही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट 35 नंबर में। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला बोला जाता है, ये पश्चिमी जो घाट है ना, इसी को सह्याद्री पर्वतमाला भी बोला जाता है, सह्याद्री को। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 36 में। लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो लाभ के नवाचार सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? J.A. शुम्पीटर ने, P.L. सैमुअल्सन ने, हाँ J.A. शुम्पीटर ने ही किया था। लाभ के नवाचार, नवाचार का मतलब होता है नया, कुछ नया करना। तो लाभ के नवाचार सिद्धांत को J.A. शुम्पीटर ने ही दिया था। नेक्स्ट में 37 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक मतलब इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल जो बैंक है इसका स्थापना हुआ था 1921 में। 1921 में जब इसका स्थापना हुआ तब भारत के सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक यही था, जब भारत इंग्लैंड के गुलाम था। इंग्लैंड के गुलाम था तो भारत का सबसे बड़ा बैंक होता था इंपीरियल बैंक, इसको शाही बैंक भी बोला जाता था। तो 1921 में स्थापना हुआ और 1955 में भारत की आज़ादी के काफ़ी बाद 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसका नाम दे दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, तो SBI। नेक्स्ट 38 नंबर देखते हैं। कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं? तो योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं तो 1966 से 69 के बीच जो योजना अवकाश है ना, ये जो योजना अवकाश हुआ था ये 1966 से 69 के बीच में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में लड़ाई हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ, तो वही जो इसका इकोनॉमिक हालत भी काफ़ी हम लोग का ख़राब था उस समय। तो वही जो योजना का जो 5-5 बरस में योजना बनाया जाता था योजना आयोग के द्वारा, पहले जो योजना आयोग अब क्या बन गया है, नीति आयोग। NDA जो गवर्नमेंट है तो योजना आयोग के ख़त्म करके नीति आयोग लाया, और नीति आयोग लाया वही नीति अब राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं इस सबका बैठक एक होता है और उसमें अपना योजना पे काम चलता है। और पहले 5 वर्ष में एक योजना रखा जाता था कि 5 वर्ष में एक टारगेट रखा जाता था कि 5 वर्ष में एक काम हम लोग को कर देना है। वही योजना आपका जो है जो 1965 में पाकिस्तान भारत पे हमला किया था और युद्ध चला था, इसी के कारण इसको थोड़ा दिन के लिए रोक दिया गया था योजना अवकाश के रूप में 66 से 69 तक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है ये नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ये 1992 में आया था, 1992 में। 1991 तो हम लोग जानते हैं कि 1991 में जो PM थे नरसिम्हा राव जी का जो सरकार था 1991 के लगभग में, तो 1991 में नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे और वही LPG रिफॉर्म्स लाए थे। LPG भारत का हालत उस समय इतना खस्ता था कि यहाँ पर रिमिनेंस भी भारत के पास नहीं था और विदेश से मंगाने के लिए जो सामान था उसके लिए पैसा भारत के पास नहीं था, विदेशी मुद्रा खाली हो चुका था। तो क्या हुआ था कि भारत फिर LPG रिफॉर्म्स लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।
तो इसमें क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि इसको लिबरल कर दिया जाए, काफ़ी यहाँ का नियम कानून है उसको लचीला कर दिया जाए। भारत में जो ट्रेड करने का नियम कानून है उसको लचीला कर दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन, इसमें क्या हुआ था कि चीज़ों को क्या कर दिया जाए कि बाहरी लोग जो है, जो प्राइवेट लोग है उसके लिए भी खोल दिया जाए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि ग्लोबल इसको क्या कर दिया है कि विश्व के लिए इसको, भारत को खोल दिया जाए, भारत के बाज़ार को विश्व के लिए खोल दिया जाए। क्योंकि हुआ क्या था कि जब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे तो हम लोग एक सबक ले चुके थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में यहाँ आई थी तो बस व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में हम लोग उसके गुलाम हो गए और भारत पे वह पूरा अपना प्रभुत्व स्थापित करके शासन भी करने लगा था। इसी के लिए हम लोग बाहर क्या किए, जब आज़ाद हुए तो इसको बंद कर दिया गया था कि मतलब कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में एकदम चर्चा भी नहीं चलता था। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया था कि इसको फिर खोला गया, भारत के बाज़ार को खोला गया। और अभी मांग भी है, अभी ज़रूरत भी है एलपीजी रिफॉर्म्स जो आया, अभी बाज़ार का यही मांग ही था। तो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर हो तो वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या है, तो गिफिंग वस्तु है। गिफिंग वस्तु का मतलब समझते हैं, गिफिंग के वस्तु का मतलब होता है विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती है ना, उसी को बोलते हैं गिफिंग वस्तु। विलासितापूर्ण के महंगे महंगे वस्तुएं होते हैं उसी को बोलते हैं गिफिंग वस्तु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कौन कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, संदर्भित है। तो किससे संदर्भित है, अनुच्छेद 27 जैसे कह दिया, अनुच्छेद 27, तो अनुच्छेद 27 तो हो गया क्या, तो ये हो गया मूल अधिकार। अनुच्छेद 27 तो हो गया मूल अधिकार। मूल अधिकार जो अनुच्छेद 27 है ना, ये विदेशियों को भी प्राप्त है, यह अधिकार विदेशियों को भी यह अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 27। और भारत का जो मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से 35 में है। भाग के बात किया जाए तो भाग 3 में है, और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। अच्छा, और मौलिक अधिकार कितने हैं भारत में, 6 हैं। अच्छा, और मौलिक अधिकार की संख्या 6 हो गया, अनुच्छेद 12 से 35 हो गया, भाग 3 हो गया, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, और थोड़ा सा तो जान ही लेते हैं इसके बारे में लगे कि पहले कितना था, मूल संविधान में 7 गो मौलिक अधिकार था, लेकिन क्या हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको अनुच्छेद 31 से हटा के 300 में कर दिया गया। 31 था जो मौलिक अधिकार में था, अब कानूनी अधिकार में कर दिया गया अनुच्छेद 30 में। इसलिए अभी संपत्ति क्या है, तो संपत्ति अभी कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के प्रावधान किया गया है, तो अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 29 में। इसमें कहा गया है कि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति इसको संरक्षण करने का अधिकार किसी भी धार्मिक या अल्पसंख्यकों को ये है। किसी भी अल्पसंख्यकों को उसकी अपनी भाषा रहे या लिपि रहे, संस्कृति रहे, उसको वो संरक्षित कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई, तब अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान किया गया था धर्म और भाषा दोनों के आधार पर। तो इसमें धर्म है तो आंसर ये हो जाएगा, यही हो जाएगा, लेकिन धर्म और भाषा दोनों के आधार पे अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान किया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31(1) के अनुसार संप्रदायों आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है।
30 संदर्भित किस में, तो ये तो मूल अधिकार में हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 31 जैसे ही आए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 12 से 35 मूल अधिकार है, तो 31 ए हो गया तो मूल अधिकार आंसर। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हम लोग अपने सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।